हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्ट स्मार्टर लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, क्या कि आपको पता है कि अभी हम लोग जो है ना चैप्टर नंबर 3 जो है ना कंप्लीट कर लिया है और आज जो है चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए फटाफट सब कोई जुड़ जाइए और ताकि हम लोग यहाँ पर सेशन को वो स्टार्ट करें। तो चलिए मेरे दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है, तो जल्दी से एक बार जुड़ जाइए सब कोई मिलकर। भैया मेरे सब कोई फटाफट जुड़ जाइए। ये अपना पहला क्वेश्चन कुछ आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से आएगा मेरे दोस्त। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त, तो इसको हम थोड़ा सा कलम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो भैया मेरे आपके सामने कुछ कह रहा है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से करा मेरे दोस्त। चैप्टर नंबर 4 है, हम लोग चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है आज हमको लगता है कंप्लीट ये बाबू मेरे हो जाएगा, क्योंकि इसमें सर केवल 5 और 5 ही प्रश्न है। केवल 5 प्रश्न जो है ना इसमें है, जिसको हम लोग को क्या करना है, कंप्लीट बाबू मेरे करने हैं। ओके, तो चलिए मेरे दोस्त देखिए, सबसे पहले करा कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। तो प्रश्न उत्तर क्या कहता है मेरे दोस्त, लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण करता है क्योंकि यह नियमित, स्वतंत्र एवं स्वच्छ तरीके से चुनाव संपन्न कराता है। क्या करता है मेरे दोस्त, ये नियमित कराता है। हर 5 साल पे तो चुनाव होते ही होते हैं, तो यह नियमित, स्वतंत्र एवं स्वच्छ तरीके से चुनाव कराता है। इसका मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि इसमें किसी प्रकार की कोई जो है ना धोखाधड़ी जैसी चीज़ें जो है ना वो नहीं होती है। इसमें किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी जैसी चीज़ें जो है ना वो नहीं होती है। लेकिन आजकल ट्रेंड में चल रहा है सर ईवीएम, है ना। आजकल ट्रेंड में चल रहा है बाबू मेरे कि ईवीएम वाला ट्रेंड में बहुत चल रहा है भाई कि नहीं ईवीएम से आपने करवाया सर, इसमें धोखाधड़ी हुआ है। लेकिन पहले की स्थिति में देखा जाए तो पहले थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना उसमें ये थोड़ा सा लूटपाट थोड़ा सा ज़्यादा था, क्रिमिनल एक्टिविटी थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए कभी कभी बूथ कैप्चरिंग जैसे जो है ना वो घटनाएं जो है ना वो घटित हो जाती थी। हालांकि वो बूथ कैंसिल कर दिया जाता था। तो इसलिए सर जी ये लोकतंत्र जो है ना बहुत ही उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता है। दूसरा कंडीशन अगर देखा जाए, इनमें प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों तथा विधेयकों पर जनता के बीच खुली बहस की गुंजाइश होती है। एक लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है सर जी जिसमें क्या होता है सर जी, किसी प्रकार के कोई भी कानून जैसे बनता है, किसी प्रकार कोई भी विधेयक पारित होता है तो उस पर सर जी खुली बहस होती है। जैसे संसद में जाकर एकदम खुला बहस होता है और उस पर बहस होने के बाद ही क्या होता है वो पारित होता है। लेकिन इस बार जो है ना वो फटाफट जो है ना वो पारित किया गया है, जिसके कारण से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अभी किसान आंदोलन जो चल रहा है, हर बार मैं यही बताता हूँ और आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि किसान आंदोलन सर जी उसी का एक एग्जाम्पल है। बिना बहस के सर जी जो ये पारित हुआ है, तो उसके बदले आप लोग देख सकते हो सर जी जो आंदोलन हो रहा है वो आप देख सकते हो। अगर बात करें मेरे भाई, अगर वो बहस होके हुआ रहता, अगर संसद में इस पर चर्चा होता तो शायद वो या तो कानून पास नहीं होता या फिर होता भी तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार करके जो है ना वो पास किया जाता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसका नतीजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है, आप देख सकते हो। तो वही बात बता रहा भाई, यहाँ पर सार्वजनिक मुद्दों और विधेयकों पर जनता के बीच में सारी खुली बहस की गुंजाइश होती है, क्योंकि यह सरकार के स्वयं के बारे में तथा उसकी कार्यशैली के बारे में जानने के लिए जनता को सूचना का अधिकार प्रदान करता है। भैया मेरा लोकतंत्र ही है कि भाई ये खुद सरकार के बारे में या फिर उसकी कार्यशैली के बारे में आप जो है ना स्वतंत्र रूप से सर जी जान सकते हो। तो इसके लिए आपको अधिकार मिलता है सर सूचना का अधिकार, आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब कह रहा मेरे दोस्त कि लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार प्रदान करता है क्योंकि इसका निर्माण जनता द्वारा निर्धारित प्रतिनिधि करते हैं। ये प्रतिनिधि समाज की समस्याओं पर बहस करते हैं। ये प्रतिनिधि क्या करते हैं मेरे दोस्त, ये समाज की समस्याओं पर बाबू मेरे ये बहस करते हैं। ओके, उसका क्या है, तथा नीतियाँ एवं सरकार बनाते हैं। समस्याओं को सुलझाने के लिए इन्हीं नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। भैया मेरी ये लोकतंत्र ही जो है जो क्या करता है मेरे दोस्त, एक निष्पक्ष सरकार जो है ना वो बनाने के का जो है ना वो करता है, क्या बोलते हैं ना, अधिकार प्रदान करता है। इसके द्वारा जो है ना विभिन्न प्रकार के जो प्रतिनिधि जो है वो निर्धारित होते हैं। अलग अलग दलों के प्रतिनिधि जो है वो क्या होते हैं ना भाई, वो चुने जाते हैं जनता के द्वारा और वो जाकर सरकार में वो सरकार बनाते हैं। वो केंद्र में जाकर क्या करते हैं, वो सरकार बनाते हैं। और उसके बाद से सर क्या होता है, बहस होता है जनता की समस्याओं पर। सर क्या होता है, बहस होता है। जो प्रतिनिधि होता है वो जाकर क्या करते हैं, वहाँ पर बहस करते हैं और उसी नीतियों पर सर सरकार क्या करता है, सरकार जो है ना वो काम करता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने का जो वो काम होता है। अब क्या लोकतंत्र एक वैध सरकार का निर्माण करता है क्योंकि यह जनता की सरकार होती है। यह जनता
जनता ही होती है जो अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार बनाकर स्वयं के ऊपर शासन करवाती है। सर जी, एक लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या करता है सर जी, जनता जो है ना वो स्वयं अपने ऊपर शासन जो है ना वो करती है या फिर करवाती है, कह सकते हो आप। अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं और वो क्या करते हैं, खुद के ऊपर, खुद जनता के ऊपर जो है ना वो शासन करते हैं। ओके, तो ये पहला प्रश्न बाबू इस प्रकार से है भाई कि किस तरह से ये उत्तरदायी और वैध सरकार का जो है ना वो गठन जो है वो करती है, कौन, लोकतंत्र करता है, सॉरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त, इसको देखिएगा। क्या लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक बनता है? जरा देखिए जरा ध्यान से, क्या लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक बनता है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर कह रहा है मेरे दोस्त, ये तो आदत सा बन गया भैया मेरे कि ऑप्शन कहना है ना, ये आदत सा बन गया। उत्तर क्या कहता है मेरे दोस्त, देखिएगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वैध एवं जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, ये बात तो सही है। कह कि यह व्यवस्था खुशहाली एवं विकास की दृष्टि से भी अग्रणी है। भाई यही एक व्यवस्था जिसमें आदमी जो है ना स्वतंत्र रूप से वो क्या बोलता है, जीवन व्यतीत कर सकता है, स्वतंत्र रूप से चलिए जीवन व्यतीत कर सकता है। इसी में किसी प्रकार की कोई पाबंदी बाबू मेरे नहीं होती है, ठीक ना, किसी प्रकार की कोई पाबंदी बाबू नहीं होती है, ठीक है। और ये जो है ना लोकतंत्र जो है ना ये क्या बोलते हैं ना, राष्ट्र के विकास में आप कह सकते हो, है ना, देश के विकास में कह सकते हो, आर्थिक विकास में बहुत ही सहायक जो है ना वो होता है। कह सकते हो मेरे दोस्त यहाँ पर कि किसी देश का आर्थिक विकास उस देश की व्यवस्था, आर्थिक प्राथमिकता, अन्य देशों के सहयोग के साथ साथ वैश्विक स्थिति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन में विकास दर में कमी के बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चयन सर्वोत्तम होगा, क्योंकि इसमें अनेक सकारात्मक एवं विश्वसनीय फायदे हैं जिनका एहसास हमें धीरे धीरे होता है, जो अत्यंत सुखद होता है। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी समस्याओं को सरकार के सामने प्रस्तुत करती है। तदनुरूप यानी उसके अनुरूप सरकार जनता की समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर होती है। लोकतंत्र में समान आर्थिक समृद्धि का अधिकार है, यानी सब कोई जो है ना बराबर कमा सकता है भाई, है ना, सबकी स्थिति ठीक हो सकती है, आप लोग एकदम निर्धड़क बेझिझक से जी कमा सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। प्रत्येक नागरिक को अपनी रोजी रोटी, जमीन, चल और अचल संपत्ति रखने का अधिकार है। उनको आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए स्वस्थ वातावरण लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ही मिलता है ना। किसी भी जनता को सजी स्वतंत्र रूप से अगर जीने का अधिकार कहा जाए सजी तो लोकतांत्रिक प्रणाली में ही मिलता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ही बाबू मेरे मिलता है। बात क्लियर? तो अपना दूसरा नंबर प्रश्न बाबू कुछ इस प्रकार से कर रहा है। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा भैया। मेरा बहुत ही छोटा सेशन जाएगा और चैप्टर भी आज फिनिश हो जाएगा। इसमें सर जी टोटल 5 क्वेश्चन ही हैं, 5 क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर करेंगे, बहुत ही छोटा जाएगा सेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को पाटने में मददगार होता है और सामंजस्य के वातावरण का निर्माण करता है। देखिए किसी लोकतंत्र द्वारा विभिन्न सामाजिक विषमताओं के बीच सामंजस्य के वातावरण के निर्माण के लिए निम्नलिखित स्थितियों का होना अनिवार्य है। पहला स्थिति क्या है कि चुनाव अथवा निर्णय के मामले में विभिन्न व्यक्ति या समूह अलग अलग समय में बहुमत निर्माण कर सकते हैं। यदि किसी को उसके जन्म के आधार पर बहुमत में होने से रोका जाता है तो उस व्यक्ति के लिए लोकतांत्रिक शासन सामंजस्य बिठाने वाला नहीं रह जाता है। मेरे दोस्त, किसी भी समूह को एक साथ जोड़ना, किसी भी जाति धर्म को एक साथ जोड़ना और एक साथ जोड़ कर रखने का जो है ना वो काम होता है मेरे दोस्त किसका, लोकतंत्र का। अगर वो नहीं जोड़ पाता है, अगर वो बाबू मेरे वो नहीं जोड़ पाता है तो वो लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र बाबू नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि सबको एकजुटता से जोड़ के रखना, सबके बीच सामंजस्य बिठा के रखना और उसके बाद से सबकी सहभागिता सरकार में होती है, सबसे बड़ी चीज़ है। हर समूह हर जाति हर धर्म के लोग जो है ना वो क्या भाई वो लोकतंत्र में अपना जो है ना सहभागिता दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर? तो जन्म के आधार पर अगर मान लिया कि कोई आदमी जन्म के आधार पर अगर मान ली बाबू मेरे जन्म के आधार पर अगर मान ली कोई जाति की बात हो रही है, कोई जाति की बात हो रही है, अगर वो समूह बनाता है भाई, अगर बहुमत में है मेरे दोस्त, तो उस पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की रोक टोक बाबू मेरे नहीं होनी चाहिए। तब जाके क्या होगा ना भाई, सबके बीच में सामंजस्य जो है ना भाई वो बिठ सकता है। अगर रोक टोक होगा तब दिक्कत हो जाएगा।
रोक टोक होगा तो सामंजस्य बैठाना बाबू वो संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या कर रहा है मेरे दोस्त, दूसरा कर रहा है कि लोगों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं है। सरकार एक सामान्य दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर सके, इसके लिए बहुमत को अल्पमत के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है। अब देखिए जरा ध्यान से, दूसरा हो, अब केवल बाबू मेरे ये बहुमत की सरकार नहीं होनी चाहिए, बहुमत की लोकतंत्र बाबू मेरे नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या होनी चाहिए? तो जो बहुमत में है, बहुमत करने का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर हिंदू ज़्यादा है ना, हिंदू ज़्यादा है तो केवल हिंदू ही सरकार में अपनी सहभागिता दर्ज कराए, या फिर जो बहुमत में जो समूह है केवल वही सहभागिता दर्ज कराए, इससे कभी भी सामंजस्य नहीं बैठ सकता। तो इसके लिए क्या होगा, तो जो अल्पमत है, जिनकी संख्या कम है, उनको भी एक साथ जोड़कर, उनको भी एक साथ रखकर काम करने की आवश्यकता है। तब जाकर क्या होगा मेरे दोस्त, सामाजिक विषमताओं को हम लोग दूर कर सकते हैं और सामंजस्य का वातावरण जो है वो हम लोग निर्माण जो है वो कर सकते हैं। नहीं तो फिर और भी मतभेद होगा। केवल अगर एक आदमी यानी क्या बोलते हैं ना, बहुमत वाले अगर केवल शासन करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अल्पमत वाला एक अलग समूह बना लेगा, और जब अलग समूह बना लेगा तो फिर तो नफरत तो आएगा ही बीच में, और नफरत की वातावरण तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इसीलिए सामंजस्य बिठाने के लिए भैया मेरे सबसे पहले उचित वातावरण का करेंगे, मतलब अल्पमत वाले को भी साथ लेकर चलना होता है। और आगे देखिए मेरे दोस्त, भारत, अब 8वां नंबर प्रश्न सीधे बाबू, बाकी बीच में ऑब्जेक्टिव है आपका, है ना, बीच में ऑब्जेक्टिव है तो बीच में ऑब्जेक्टिव आपको ये करवा दिया जाएगा उसमें ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में। ओके, तो भारत में लोकतंत्र के भविष्य है, क्या भविष्य है मेरे दोस्त, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा इसको। भारत में बाबू मेरे लोकतंत्र के भविष्य है। पहला करा मेरे दोस्त, भारत में लोकतंत्र की तमाम उपलब्धियों एवं परिणामों के परिप्रेक्ष्य में जब हम भारतीय लोकतंत्र का अवलोकन करते हैं तो हमारे मन में मिश्रित प्रतिक्रियाएं होती है, निराशा भी होती है लेकिन आशाएं भी जगती है। हमारी निराशाएं पहले इस रूप में प्रकट होती है कि भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, अथवा भारत लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बात सही है मेरे दोस्त, हम लोग अक्सर होता है ऐसा कि भाई कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो लोकतंत्र का अनुरूप नहीं होता। बात समझ में आ रही है कि कुछ ऐसी घटनाएं बाबू मेरे घट जाती है जो लोकतंत्र के अनुरूप नहीं होता। जोर जबरदस्ती वाला, कह सकते हो तानाशाही वाला, इससे काफी जो है ना हमें निराशा भी होती है। उसके बाद से और भी बहुत सारे काम होते हैं जो लोकतंत्र में सर जी वो उपयुक्त नहीं है। जैसे देखिए, कभी कभी हमने ऐसा भी सुना है भाई कि लोकतांत्रिक व्यवस्था तमाम शासन व्यवस्थाओं की तुलना में असफल एवं पंगु है। कभी कभी हम लोग ये भी सुने हैं भाई कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो तमाम शासन व्यवस्थाओं की तुलना में असफल एवं पंगु है। स्वाभाविक है कि लोकतंत्र को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, बात सही है, इसीलिए इसकी गति निश्चित तौर पर धीमी होती है। इसीलिए बाबू मेरे इसकी गति जो है ना वो निश्चित तौर पर क्या होती है, धीमी होती है, हम लोग कह सकते हैं। न्याय में विलंब होता है, विकास दर क्या सर जी, धीमी रफ्तार के कारण ऐसा लगने लगता है कि लोकतंत्र बेहतर नहीं है। विकास दर सर जी इसमें काफी जो है ना वो धीमा हो जाता है। और न्याय प्रक्रिया में सर जी इतना लेट इसलिए होता है कि लोकतंत्र इतना आपको छूट देता है आपको बेगुनाह साबित करने का। आप बेगुनाह होइए, आप साबित कीजिए कि आप बेगुनाह, मतलब जो भी न्याय प्रक्रिया होती है जिस किसी केस में भी, तो पूरा छूट मिलता है आपको, पर्याप्त समय मिलता है आपको साबित करने का भाई कि हाँ आप बेगुनाह हैं। क्योंकि लोकतंत्र ये सर जी जो ये कहता है, या फिर जो संविधान है, भारतीय संविधान ये भी कहता है कि 100 मुजरिम बच जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। शायद ऐसा हमने सुना है, बात क्लियर। ये ऐसा अपना कानून भी कहता है, अपने लोकतांत्रिक कानून कहता है मेरे दोस्त। तो ऐसा हम लोगों ने सुना है और सबने सुना है। तो कभी कभी धीमी होती है प्रक्रिया, जिसके कारण सारी विकास दर भी घट जाता है। न्याय में विलंब होता है, ये सब भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो ये प्रश्न बाबू अपना कौन सा है, ये 8 नंबर प्रश्न है। इसको एक बार फिर से पढ़िएगा, किताब पढ़िएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ बाबू मेरे, किताब पढ़िएगा, हर हाल में आपको किताब पढ़ना है। ओके, और चलिए अब सर जी
कुछ और अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन इसके कुछ इससे आशाएं भी हैं, कुछ हमें खुशी भी होती है कभी कभी। जैसे देखिए, अन्य अलोकतांत्रिक व्यवस्था की तुलना में लोकतांत्रिक व्यवस्था सर्वोत्तम भी कभी कभी माना जाता है। कैसे सर जी? भारत में देखा जाए तो भारत में लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है। क्यों? क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के 60 वर्षों की अवधि के संदर्भ में देखें तो लगता है कि कालक्रम में हम काफ़ी सफल रहे। इस कालक्रम में हम लोग काफ़ी जो है ना वो सफल रहे, क्योंकि सर जी 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 के मूल्यांकन से पता चलता है कि भारत की जनता ने एक साथ पूरे देश में आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को समूल खारिज कर दिया है। आज पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की साख बढ़ी है और उसकी सफलता के अन्य लोकतांत्रिक देश भी लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इससे आशा भी है। तो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए भैया मेरे, तो इसका जो है ना उज्जवल भविष्य है। क्यों? क्योंकि आगे अब मालिक तो जनता ही है भाई, लोकतंत्र की जो मालिक है वो जनता ही है। 70 सालों में सर जी आपने देखा सर जी किसको ये कांग्रेस को एक जड़ से सर जी उखाड़ कर फेंक दिया है ना, जनता ने चाहा तो। फिर वापस से बीजेपी आया, फिर ये भी थोड़ा सा उठपटांग सी हरकत कर रही है बीजेपी भी, तो इस पार्टी को भी आगे जनता चाहेगी तो इसको भी उखाड़ कर फेंक देगी। ठीक है, तो अब जनता के हाथ में शासन सत्ता है मेरे दोस्त, समझ सकते हो चीज़ों को। ये किसी पार्टिकुलर आदमी का नहीं है, या फिर किसी एक आदमी का, या फिर किसी एक दल का नहीं है, ये सबका है ना, ये देश सबका है, इसमें सहभागिता सबकी होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते बाबू मेरे। ये कुछ प्रश्न नंबर 9 है मेरे दोस्त, इसको पढ़िएगा अच्छे तरीके से, समझने की कोशिश कीजिएगा। वो यहाँ पर देखिए करा मेरे दोस्त कि भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। तो देखिए, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम जनता शिक्षित हो। सबसे पहला सर जी क्या होना चाहिए? जनता शिक्षित होना चाहिए, तब वो अपने अधिकारों को समझेंगे। जनता शिक्षित होगी सर जी, तब वो अपने अधिकारों को समझेंगे, सही गलत में सर जी फर्क करना सीखेंगे, सही गलत में फर्क करना जानेंगे। जागरूकता आएगी तो शिक्षा ही उनके भीतर जागरूकता जो है ना वो पैदा कर सकती है। यह सच्चाई है कि लोकतांत्रिक सरकारें बहुमत के आधार पर बनती है, किंतु लोकतंत्र का अर्थ बहुमत की राय से चलने वाली व्यवस्था नहीं है। कि भाई लोकतंत्र बहुमत के से बनती है, अच्छी बात है, लेकिन सर जो बहुमत है केवल वो अपना ही मनमानी करे ऐसा भी नहीं है। ये उनके राय से चलने वाली जो है ना ये व्यवस्था नहीं है। इसमें सर जी क्या होता है, इसके सामने जो है ना वो विपक्ष भी बैठता है। इसमें क्या होता है सर जी, इसमें अल्पमत की आकांक्षाओं पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सरकारें प्रत्येक नागरिक को यह अवसर अवश्य प्रदान करें ताकि वे किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बन सके। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति के साथ साथ विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर आंतरिक लोकतंत्र हो। अब विडंबना है कि भारतवर्ष में नागरिकों के स्तर पर और खास तौर पर राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक विमर्श अथवा आंतरिक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का जो है ना अभाव है। जाहिर है कि इसके दुष्परिणाम के तौर पर सत्ताधारी लोगों के चरित्र एवं व्यवहार गैर लोकतांत्रिक दिखेंगे और लोकतंत्र के प्रति हमारे विश्वास में कमी होगी। इसे हम अपनी सक्रिय भागीदारी एवं लोकतंत्र में अटूट विश्वास से दूर कर सकते हैं। भैया मेरे, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं सीधी सी बात है कि अगर केवल बहुमत ही अपना शासन सत्ता चलाए और अपने विचार मतलब आंतरिक विचार विमर्श से ही वो शासन सत्ता चलाए तो उसके साथ दुष्परिणाम तो होंगे ही होंगे। अब दुष्परिणाम क्या होंगे मेरे दोस्त? तो जितने भी सत्ताधारी लोग हैं सर जी, उनके चरित्र में परिवर्तन होगा, उनके व्यवहार में सर जी परिवर्तन होगा। वो अल्पमत के ऊपर से जुल्म भी ढा सकते हैं, वो अल्पमत को अपने हिसाब से चला सकते हैं और साथ साथ जनता को क्या होगा, इस पर अविश्वास होगा। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो किसान आंदोलन बाबू क्या हुआ है? बहुमत की सरकार है, अपने मन से चल रही है, अपने मन से जो मर्जी वो कानून जो है ना वो पारित करवा रही है, अपने मन से जो मर्जी वो कानून जो है ना वो पास करवा रही है, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है सर जी, जनता का विश्वास जो है ना वो सरकार से उठ रहा है और आंदोलन जो है ना वो हो रहा है।
सरकार से क्या सर, लोकतंत्र से ही भरोसा जो है ना जनता का वो उठ रहा है। तो कि इस प्रकार से बाबू मेरे कुछ इस प्रकार जो है ना वो क्या बोलते हैं ना, वो प्रक्रिया जो वो चलती है। तो इसलिए मेरे दोस्त, भारत में लोकतंत्र सफल बनाने के लिए जनता का शिक्षित होना जरूरी है। उसके बाद सर जी सही उम्मीदवार का चुनाव जरूरी है, सही सरकार का सही चुनाव जरूरी है, जनता का जागरूक होना जरूरी है। तब जाकर क्या होगा मेरे भाई, इस देश में जो है ना लोकतंत्र जो है वो सफल हो सकता है। नहीं तो आंख बंद करके अंधभक्ति हम लोग निभाते रहेंगे, अंधभक्ति निभाते रहेंगे और नेता हमें मूर्ख बनाते रहेंगे। तो इसी के साथ साथ जी अपना जो है ना चैप्टर नंबर बाबू, ये क्वेश्चन नंबर ये 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे दोस्त। तो इसी के साथ साथ ये चैप्टर जो है ना अपना 4 नंबर चैप्टर जो है ये अपना यहाँ से फिनिश होता है। 4 नंबर चैप्टर अब यहाँ से फिनिश होता है। इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, एक बार फिर से बाबू आप किताब पढ़िएगा मेरे दोस्त, किताब को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अगर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त, तो एक बार शॉर्ट नोट्स के तौर पे जो मैंने आपको दिया है प्रेरणा वाला, उससे मैं एक बार फिर से इसको पढ़ा दूंगा। अगर समय मिला तो एक बार अच्छे तरीके से इसको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। उसी नोट्स के माध्यम से कम समय में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसको कोशिश करेंगे हम, अगर हो पाए तो आपको और भी कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको एक बार पढ़िएगा, वो किताब पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो मैंने नोट्स दिया प्रेरणा वाला उसको एक बार रिवीजन करते रहिएगा। ओके, तो चलिए मेरे दोस्त, तब तक के लिए दीजिए विदा। फिर मिलते हैं हम लोग अपने शाम वाले क्लास में, यानी हिंदी के क्लास में। तब तक के लिए बाय।